मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। चाची तो जी को नाम है। तो हम लोग जो है वैदिक संस्कृत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वैदिक संस्कृत में लगातार कई दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि उस समय का जो आर्थिक विकास हुआ वो किस प्रकार का था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि अर्थव्यवस्था जो है, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 भागों में जो है बांट सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक, हाँ पढ़े होगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये मुख्य रूप से 3 गतिविधियां होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो मानव करता है। मुख्य रूप से 3 आर्थिक गतिविधियां मानव करता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। जिसमें तृतीयक में क्या सारे सेवा सेक्टर्स क्या आ जाते हैं? सेवा। प्राथमिक में कृषि, ठीक है, पशु, सबसे पहले तो पशुपालन आएगा, पशुपालन, और उसके बाद में कृषि, और उसके बाद में खनन। अब आखेट नहीं होता है ज़्यादा, पशुपालन, कृषि और खनन। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट पर हम लोग अध्ययन करेंगे जो है वैदिक अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक सेक्टर में। और द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं? हाँ, विनिर्माण और निर्माण। विनिर्माण जिसको उद्योग धंधे कह सकते हैं, उद्योग धंधे, ठीक है। और इसके अलावा जो है निर्माण, इसके अलावा निर्माण यानी भवनों का निर्माण। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसमें भवन नहीं मिले हैं, खुदाई में इतने बड़े भवन नहीं मिले हैं। कच्ची ईंटों का ये मकान बनाते थे, और कच्ची ईंटें ज़्यादातर क्या हो जाती हैं, लंबे समय तक क्या वो बरसात में और उस तरीके से जब सभ्यता नष्ट हुई है तो ख़त्म हो गई। जबकि हड़प्पा सभ्यता में हमको पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं। तो यहाँ निर्माण का अध्ययन नहीं हो पाएगा, उद्योग धंधों का अध्ययन होगा। और सेवा सेक्टर में वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार आता है, और क्या आता है? परिवहन आता है, ठीक है, और परिवहन आता है, और क्या आता है? बैंकिंग आता है, ठीक है, बैंकिंग। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं सेवा सेक्टर में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे वैदिक कल्चर में वाणिज्य व्यापार, परिवहन और बैंकिंग, इनका इस तरीके से इनका कैसा जो है विकास था। तो ये तीनों चीज़ों के दायरे में हम आज अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था में, वैदिक अर्थव्यवस्था में। अब देखो, हमारा अध्ययन करने का तुलनात्मक तरीका है। हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हिस्टोरियन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है, चाहे वो किसी उसमें हो, बहुत कम है जिन्होंने इस तरीके से तुलनात्मक बताई है। ठीक है। जो मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले समाज लेंगे, फिर पूर्व वैदिक समाज कैसा था, पूर्व वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस तरीके से अलग अलग पढ़ाते हैं। और उसके बाद में फिर वो उत्तर वैदिक समाज देखेंगे, और उत्तर वैदिक की अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक का धर्म देखेंगे, अलग अलग। तो उसमें फिर दिक्कत होती है। अब देखो ये हम, और फिर हम आज से भी तुलना कर रहे हैं कि आज का हमारा समाज क्या है, आज की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये दिक्कत मतलब इस तरीके से जब आप समझोगे तो आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो विश्लेषणात्मक हो जाएगा। तुलना करने का आपके अंदर जो है एक हैबिट डेवलप होगी, तुलनात्मक ज्ञान आपका जो है अच्छा होगा इस तरीके से। इसीलिए हम आज वर्तमान स्थिति और इसके अलावा जो पूर्व वैदिक व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो कैसी थी, ये इसलिए अध्ययन करते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट होता है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहला जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है उस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम, प्राथमिक सेक्टर का, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर का अध्ययन करेंगे। और प्राथमिक सेक्टर में सबसे पहला चीज़ जो हम लेंगे, पशुपालन लेंगे ना। सबसे पहला चीज़ क्या लेंगे? पशुपालन लेंगे। अब पशुपालन में हम इसके जो है
वैदिक संस्कृत में देखेंगे ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक में क्या पशुपालन का वो था, पूर्व वैदिक, और दूसरा हम उत्तर वैदिक देखेंगे, उत्तर वैदिक, और आज से तुलना करेंगे वर्तमान। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है पशुपालन की भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि देखो पशु हमको जो है जो अभी जानकारी कहाँ से होती है, सारी चीज़ें वैदिक संहिताओं से, वैदिक संहिताओं से इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक जो व्यवस्था थी ये चूँकि इसका ज्ञान हमको ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और जो यहाँ के जो आर्य थे भाई, हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, आर्यों के परिप्रेक्ष्य में। आर्य लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ के जो आर्य थे, अब देखो आर्य के साथ साथ अनार्य भी थे ना, आर्य थे और जो यहाँ के मूल निवासी थे अनार्य थे। उनको जो आर्य नहीं थे, जिनको वैदिक अध्ययन मतलब वेदों का अध्ययन करने का अधिकार ही नहीं दिया गया था, वो अनार्य थे, और जो वेद पढ़ते थे वो आर्य थे। तो अब ये यहाँ पर मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन ही था, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। और पशुपालन था तो इनका जो समाज था कैसा था, समतावादी समाज था इनका। पशुपालन के साथ साथ में इनका समाज कैसा था, समतावादी, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्थिक विविधता नहीं दिखाई देती है, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके से आर्थिक विविधता यहाँ नहीं दिखाई देती है। और पशुपालन में अब यहाँ पर जब ये पशुपालन करते थे, अनार्य थोड़ा बहुत अभी कृषि करने लगे थे, अनार्य थोड़ा बहुत कृषि करने लगे थे। अभी देखेंगे हम लोग कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं कुछ, लेकिन पशुपालन के यहाँ पर ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। और पशुपालन में भी ये मुख्य रूप से इनके जो है दो पशुओं का ज़्यादा उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में दो पशुओं का ज़्यादा उल्लेख मिलता है, गाय और घोड़ा। तो सबसे प्रमुख जो इनकी पशु थी वो कौन थी, गाय थी, गाय। उसका कैसे पता चलता है, क्योंकि गायों के बारे में ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख होता है। ऋग्वेद में गायों के बारे में कितनी बार उल्लेख होता है, 176 बार, 176 बार उल्लेख होता है। इससे ही पता चलता है कि गाय इनकी जो है महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। और गायों को इसीलिए इन्होंने अघन्या कहा है। क्या कहा है, अघन्या। गायों को इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, अघन्या। अघन्या का मतलब जिसका वध ना किया जाए, जिसको मारा ना जाए। इसीलिए गाय की हत्या पर दंड का भी प्रावधान था, मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान था गाय की हत्या करने पर। तो इसलिए इसको अघन्य। और आज भी हम गौरक्षा की बात करते हैं, उसके लिए कई जो है गौरक्षण समितियां भी बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये चीज़ चली आ रही व्यवस्था। इसीलिए तो गाय को माता कहा जाता है, ये वहीं से मिल रहा है, ऋग्वेद से ही चीज़ें मिल रही हैं। तो गाय को इसलिए अघन्या कहा गया है। ठीक है, और गायों के नाम पर ही कई चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। जैसे हमने देखा था कि जो जन का मुखिया था उसको क्या कहा जाता था, गोपति। जन के मुखिया को गोपति कहा जाता था, अर्थात गायों का महत्व था। मतलब गायों के नाम पर कई चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और जैसे अगर लड़ाइयाँ ज़्यादातर होती थी, आर्य और अनार्य के बीच लड़ाई होती, अनार्य क्या करते थे, इनकी गायें चुरा ले जाया करते थे। अनार्य जो है इनकी गायें चुरा ले जाया करते थे। उनको पणी कहते थे। क्या कहते थे, पणी। जो चोरी करने वाले होते थे उनको क्या कहते थे, पणी कहते थे। तो पणी लोग आर्यों की गायों को चुरा ले जाते थे। अब जब गायों को चुरा ले जाते थे तो या तो गाय की खोज होगी, तो गाय की खोज को क्या कहा जाता था, गवेषणा। क्या कहा जाता था, गायों, ऋग्वेद में लिखा हुआ है गायों के खोज को क्या कहा जाता था, गवेषणा। गायों के खोज को नोट करते चलना है सब, गवेषणा। हाँ अभी बता रहे, गायों की खोज को गवेषणा। हाँ, दस्यु और वो मतलब पणी जाकर के आगे जो है आता है, लेकिन दास और दस्यु जो होते थे वो भी उसके कैटेगरी में आते थे, चोरी करते थे, उनको भी दस्यु कहते थे। और पणी जाकर के नाम थोड़ा चेंज हो जाता है आगे, ये व्यापारी भी कहलाते हैं पणी। और पणी जो है जब थोड़ा सा मतलब चोरी करने वाला व्यापार के पर्पज से गायों को चुराता था तो उसको पणी कहते थे। पणी जो है व्यापारी कैटेगरी का होता था चोर, वो चुरा करके बेचने ले जाता था गायों को। हाँ, और दस्यु जो है वो छोटे मोटे चोर होते थे। हाँ, जो दास होते थे, और वो दास जब चोरी कर लेते थे तो दस्यु। हाँ, जैसे गांव में ही लोग चोरी कर लें एक दूसरे की भैंस। अब देखो गवेषणा, इसको अभी एक बार जो है एक सरकार थी उत्तर प्रदेश में, सपा सरकार। तो उसमें एक मंत्री थे आजम खान, और उनकी भैंसियाँ गायब हो गई थी, उनकी भैंसें गायब हो गई थी।
तो उन भैंसियों को गवेषणा की गई थी, उन भैंसों की जो है खोज करने के लिए तमाम मतलब खुफिया एजेंसी और पुलिस सब लगा दी गई थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गवेषणा की जगह क्या भवेषणा, भैंसों की खोज भवेषणा, गाय की खोज गवेषणा, मतलब एक हम मजाक कर रहे हैं। तो मतलब गायों का इतना महत्व था, गवेषणा कहते थे गायों की खोज को। और जो लड़ाइयाँ होती थी, अगर गाय मिल गई, पता चल गया कि फलाना चुरा के ले गया है, तो युद्ध होते थे। तो उस गायों को लेकर होने वाले युद्ध को क्या कहते थे? गविष्टि। क्या कहते थे? गविष्टि। गायों को लेकर होने वाले युद्ध को कहते थे गविष्टि। गविष्टि क्या थी? लड़ाइयाँ थी जो गायों को लेकर होती थी। और इसके अलावा जो है गेहूँ के बारे में जो है उल्लेख मिलता है, हालांकि ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद में तो एक ही जो है फसल ऋग्वेद में मिलता है, जौ, जिसको जौ कहते हैं। और गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम। क्या कहते थे? गोधूम। गेहूं का उल्लेख मिलता है गोधूम के रूप में। गोधूम सब गायों के नाम पर आ रहे हैं। और इसके अलावा गोत्र तो मैंने बताया ही है, गोष्ठ के नाम से था, गोत्र गोष्ठ था। और ये गोत्र यहीं से बनता है, गोष्ठ से ही। गोष्ठ क्या है? गायों का जहाँ पर एक जन का, एक समूह, एक मतलब वंश का, एक कुल का जहाँ पर गायों का समूह रहता था, उसे ही गोष्ठ कहा जाता था। और उसी से गोत्र बना है, आज का जो है गोत्र वहीं से बना है। तो गोष्ठ भी मिलता है। और इसके अलावा जो है जो धनी व्यक्ति होता था, जिसके पास गायें ज़्यादा होती थी, वो धनी व्यक्ति होता था, तो उसको कहा जाता था गोपत। क्या कहा जाता था? गोपत। गोपत, गोबर नहीं, गोपत। हाँ भाई, गोबर भी तो वहीं से बना है, गाय के मल को गोबर कहते हैं, तो वो भी तो वहीं से बना है। तो अब देखो शब्दों का विश्लेषण करो, इसी तरीके से ज्ञान आपका उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो भी गाय से ही शब्द आया है, गोबर। तो गोपत कौन था? धनी व्यक्ति था, धनी संपत्ति जिसके पास थी। और संपत्ति क्या थी उनकी? मुख्य गायें थी। तो गायें जिनके पास ज़्यादा होती थी उनको गोपत कहा जाता था। और इसके अलावा आज भी हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गोधूलि बेला। शाम के टाइम जब सूर्य छिप जाता है तो जो रोशनी रहती है शाम के टाइम, जो मतलब जो एकदम लालिमा वाली रोशनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? गोधूलि बेला। तो ये वहीं से आया है, ऋग्वेद में गोधूलि शब्द का उल्लेख होता है, जो कि समय की इकाई है, समय को मापने की इकाई है। उस समय शाम को गोधूलि कहते थे। और वो गोधूलि बेला आज भी हम लोग उल्लेख मिलता है, मतलब करते हैं, जो है इसका ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो और जो है घोड़े वगैरह का जो है पशुपालन करते थे, खास करके रथ वगैरह में लगाने के लिए, और लड़ाइयों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा ये बैल है, भैंस है, भैंसा है, भेड़ बकरी है, ये सब पालते थे। ठीक है, इनको जो ज्ञान नहीं था हाथी का, मतलब ज्ञान रहा होगा लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है हाथी का और बाघ का। हाथी का और बाघ का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना, इसमें नहीं मिलता है। बल्कि बाघ का उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी और बाघ हड़प्पा में देखते हैं, जो एक श्रृंगी ऋषि था, ठीक है, भूल गए, बस पशुपतिनाथ, वहाँ पर बाघ भी है, हाथी भी है, गैंडा है, भैंसा है, 4 जानवर है ना। तो वहाँ पर उनको ज्ञान था, मतलब ज्ञान था, ज्ञान इनको भी रहा होगा, लेकिन ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर के, उत्तर वैदिक काल में अब पशुपालन के साथ साथ कृषि भी होने लगी थी। कृषि अब आर्य और अनार्य दोनों करने लगे थे, इसलिए अब पशुपालन गौड़ हो गया था और कृषि क्या हो गई थी? मुख्य जो है आर्थिक क्रियाकलाप हो गई थी। प्राथमिक क्रिया में मुख्य क्रिया क्या हो गई थी? कृषि। तो अब पशुपालन के बाद अब थोड़ा सा पशुपालन पे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो वो सारे पशु जो थे वो तो पालते ही थे, गाय है, घोड़ा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अब जो है हाथी का भी उल्लेख मिलता है। किसका? हाथी का भी उल्लेख मिलता है। हाथी को जो है यहाँ पर हस्ती कहा जाता था। हाथी को क्या कहा जाता था? हस्ती। हस्ती का उल्लेख मिलता है। जो है वो आपको जो है हस्ती का उल्लेख कहाँ मिलता है? यहाँ की उत्तर वैदिक संहिताओं में हस्ती का उल्लेख मिलता है। और जो हाथी पर बैठ करके जो हाथी को नियंत्रित करता था, अंकुश लेकर के हाथी को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति था, उसको कहते थे हस्तिप। क्या कहते थे? हस्तिप। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में हाथी का भी पालन शुरू हो गया था, हाथी का भी पशुपालन शुरू हो गया था। बाकी सारे जानवर अभी पाले जाते थे उत्तर वैदिक काल में, और इसके अलावा हाथी का भी ज्ञान इनको था। ज्ञान रहा होगा, लेकिन अब हम लिखे हुए साहित्य के आधार पर ही तो वर्णन कर रहे हैं। तो साहित्य हमारा ये कहता है कि ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख नहीं है, बाघ का उल्लेख नहीं है। ज्ञान रहा होगा लेकिन लिखा नहीं गया है, उसका यूज नहीं रहा होगा। जो चीज़ समाज में यूज रहा होगा उसी चीज़ को तो लिखते हैं। और बाद में हाथी का इतना ज़्यादा यूज होने लगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और पोरस वगैरह थे, ये लोग हाथी का जो है युद्ध में बहुत महत्व
था उनके समय में, और जो है जंगली हाथियों को जो है युद्ध के लिए प्रशिक्षण देते थे। कई विदेशी आक्रांता हाथी की वजह से भारत से युद्ध में हार गए थे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है पशुपालन हो गया। अब इसमें हम लोग कृषि देखेंगे। भाई वर्तमान स्थिति भी थोड़ा देख लेते हैं पशुपालन में। आज जैसा कि मतलब वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है, वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है, जिसमें हम लोग मतलब खास करके गायों की बात करें पशुओं के पालन में, तो दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, दुग्ध उत्पादन के लिए और दुग्ध से बने अन्य प्रोडक्ट। तो इसलिए अब इसका व्यावसायिक जो है वो हो गया है। पहले गायों का जो है सिर्फ गायें जो है ऐसी संपत्ति थी जो लेन देन के काम में भी आती थी। जैसे लेन देन में आज हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था। इस समय ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में गायों को जो है लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था मुद्रा की जगह, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन इतना नहीं था उत्तर वैदिक काल में। तो अब देखो गाय, जैसे कोई सामान गेहूं लेने गया किसी से, गाय अपनी लेकर गया, तो वहाँ पर अब दिक्कत आती थी। बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय में ये प्रॉब्लम आती है। अब मान लो गेहूँ जो है जितना लाना है और गाय उससे ज़्यादा है उसकी वैल्यू, तो गाय को काट करके देंगे क्या? नहीं देंगे। तो ये समस्या आती है बार्टर सिस्टम में। तो वहाँ पर जो है इसीलिए बाद में जो है मुद्रा का चलन शुरू होता है। मुद्रा का चलन जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में यही प्रॉब्लम आती थी कि वस्तु को आप काट करके नहीं बेच सकते, कोई जीवित वस्तु को, खास करके जैसे गेहूँ को धान से बदलना है तो चलो उसमें कर सकते हो, जगह राशि लगा करके अलग अलग करके कर सकते हो, लेकिन जीवित वस्तु से किसी अगर जो है मुर्दे वस्तु को खरीदना है तो उसमें काटने पीटने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बाद में मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है जो। तो वर्तमान स्थिति ये है कि वाणिज्य धन पशुधन पालन किया जाता है व्यापार के लिए, खास करके दुग्ध उत्पादन और ये सारी चीज़ें, और जो मांस के लिए पशुपालन आज किया जाता है। ठीक है, भेड़ बकरियां इनका पशुपालन करते हैं, या फिर जो है चमड़े के सामान बनाने के लिए पशुपालन करते हैं, चमड़ा उद्योग इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वर्तमान स्थिति। अब हम लोग कृषि की बात करेंगे। हाँ, कृषि, जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में कृषि का ज़्यादा महत्व नहीं था। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक समाज में कृषि का ज़्यादा महत्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आकर के कृषि महत्वपूर्ण जो है एक कार्य हो गई, प्राथमिक कार्य कृषि महत्वपूर्ण हो गई। कब? उत्तर वैदिक काल में आकर के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऋग्वेद में इसका महत्व कम क्यों था? क्योंकि ऋग्वेद में कृषि के बारे में, कृषि पर जो है सिर्फ 24 श्लोक मिलते हैं। कितने? 24। ऋग्वेद में जो है 10,000 से ऊपर श्लोक हैं। जो उन हमने बताया कितने वो श्लोक थे से जो है मंत्र 10,500 कुछ थे ना, 10,580। तो 10,580 में सिर्फ 24 श्लोक जो है किसको समर्पित थे? कृषि को, कृषि पर है। यानी कि और कृषि से ज़्यादा गाय पर था। गाय पर कितना था? 172 शायद बताया है, 172 या 75 कितना बताया? 176 बार। नोट करते चला करो, गायों पर 176 बार। तो गाय कृषि से ज़्यादा, नहीं पशुपालन कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यहाँ पर 24 बार ही उल्लेख मिलता है। इसमें जो नए बैठे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बीच की क्लास समझ में नहीं आएगी, शुरुआत से जो देख रहे हैं वही समझ पाएंगे। ठीक है, तो 24 बार उल्लेख मिलता है। और ये किसमें मिलता है? चतुर्थ मंडल। हमने बताया था ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10। तो उसके चौथे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है कि जो है इस पर 24 संहिताएं हैं, 24 ऋचाएँ हैं, 24 मंत्र हैं। 10,000 में 24 मंत्र ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ये खेत हमारा इसी शब्द से बना है, क्षेत्र। खेत का शुद्ध जो सांस्कृतिक जो मतलब शब्द है वो क्षेत्र ही है। तो जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ऐसा मिला है ऋग्वेद में लिखा हुआ। और इसके अलावा उपजाऊ भूमि को उर्वरा, उपजाऊ भूमि के लिए क्या शब्द यूज करते थे? उर्वरा। आज भी उर्वरा जो है जमीन का यूज करते हैं उपजाऊ भूमि के लिए। तो उपजाऊ जमीन के लिए क्या कहा जाता था? उर्वरा। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर मिलता है कि जो है शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है कि शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? मतलब किस वेद का ब्राह्मण है? हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में, और यजुर्वेद का संकलन कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ मिलता है कि हलों में 24 बैलों तक जोते जाते थे। यानी कि खेती करने के लिए एक हल में 24 बल
बैल लगाए जाते थे। 24 बैलों से खेती किया, अर्थात खेती का महत्व बढ़ गया था। 24 अगर 24 जानवर लगाएंगे, बैल लगाएंगे तो पूरा खेत जो है भर जाएगा बैलों से और जल्दी जुताई हो जाएगी। यानी जुताई पर ज़्यादा महत्व था। जो जुताई पर महत्व था तो कृषि उनकी बढ़िया होती रही होगी। और कृषि के लिए कुछ संसाधन थे। अब कृषि करेंगे काहे से? कुछ संसाधन से करेंगे। ठीक है, तो कृषि के संसाधन पर चर्चा कर लेते हैं हम। ट्रैक्टर नहीं था उस समय, ट्रैक्टर नहीं था उस समय, ट्रैक्टर कैसे हो जाएगा? कृषि के संसाधन में अगर आज बात करेंगे, आज तो कृषि को जो है नवाचार लाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी कृषि में। वो आज से हम तुलना करेंगे तब बताएंगे कि कृषि में क्या क्या। अब उसमें जो एक मुख्य पैकेज बनाया गया था हरित क्रांति के लिए, जो है अच्छे खाद चाहिए, मतलब उर्वरक रसायन वाले, और जो है हाइब्रिड बीज चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड बीज और सिंचाई पर महत्व दिया गया था। तो इस तरह के 3-4 चीज़ों का पैकेज बना करके, और यंत्रीकरण, कृषि का पूरी तरीके से यंत्रीकरण दिया गया। तो ये आज की स्थिति है। लेकिन उस समय ऋग्वैदिक समाज में कृषि जो है उसके जो यंत्र थे उसमें एक ही चीज़, कुछ ही चीज़ मिलती है, जैसे कि कुल्या, नहर को इन्होंने, ऋग्वेद में मिलता है कुल्या। कुल्या किसको कहा गया है? नहर को। और ये ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात नहर से सिंचाई करते रहे होंगे, तभी तो नहर का उल्लेख मिला है। एक ही बार जो है कुल्या शब्द का उल्लेख हुआ है, और इसका जो है इसका मतलब था नहर। और उत्तर वैदिक काल के जो है उसमें, उत्तर वैदिक काल में नहर निर्माण का भी जो है जिक्र होता है, अर्थात ये लोग नहर का निर्माण करने लगे थे। और ये कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से। कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है कि ये लोग, आर्य लोग, नहर बनाने लगे थे। अथर्ववेद से पता चलता है। और इसके अलावा जो अनाज मापते थे, जैसे अनाज आज तराजू से तौलते हैं ना, तो इनका जो अनाज मापक यंत्र था उसको कहते थे उर्दर। क्या कहते थे? उर्दर। ये सब उत्तर वैदिक काल के शब्द हैं। नहर निर्माण अथर्ववेद में मिलता है, और उर्दर शब्द भी जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, उर्दर का मतलब होता था जो अनाज मापने का, एक तरीके से इन्होंने जो इकाई मानी थी, अनाज जिससे मापते थे, यंत्र था अनाज मापने का, उसको क्या कहा जाता था? उर्दर। ठीक है। और इसके अलावा हल के लिए शब्द आता है सीर और लांगन। सीर और लांगन जो है हल के लिए शब्द आया है। ठीक है, अर्थात इसका बार बार उल्लेख होता है उत्तर वैदिक काल के जो है वेदों में, सीर और लांगन। और इसके अलावा खाद के लिए करीस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खाद के लिए करीस, खाद। और खाद कैसी रही होगी? गोबर वाली। आज की तरीके से यूरिया थोड़े नहीं होगी। तो करीस शब्द किसके लिए आया है? खाद के लिए। तो ये कुछ कृषि के जो है मुख्य संसाधन थे। इसकी सहायता से क्या करते थे? कृषि, अर्थात नहर का उल्लेख हुआ है तो नहर से क्या करते थे? सिंचाई का साधन, इनका मुख्य साधन नहर, और कुएं वगैरह भी रहे होंगे। ठीक है, तो नहर का उल्लेख मिलता है, इसलिए नहर से पता चलता है कि सिंचाई करते थे। और फसल की बात करें, कृषि की चर्चा चल रही तो फसल की चर्चा तो होगी ही। तो इनके जो मुख्य फसल थे, फसलों में जो ऋग्वेद में सिर्फ यौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यौ का उल्लेख मिलता है, और यौ को आज क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख एक ही बार हुआ है। यौ का ऋग्वेद में एक ही फसल का हुआ है, एक ही बार नहीं, एक ही फसल का उल्लेख हुआ है यौ का। ठीक है, और इसके अलावा जो है उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर यौ के साथ साथ में अब गोधूम भी आ गया था। गोधूम फसल जिसको गेहूं कहा गया है। गेहूं किसको कहा गया है? गोधूम। अब घर पे जाना तो कहना मम्मी गोधूम दे देना कहेंगी पगला गई है, स्कूल से आई है बच्ची हमारी। गोधूम गेहूं को कहा जाता है। और धान को जो है, धान को साली कहा गया। धान को साली नहीं, साली। धान को साली कहा गया। ठीक है, और उड़द को मांस कहा गया। उड़द की दाल खाए हो? उड़द को मांस कहा गया। क्या कहा गया? मांस। उड़द, मांस नहीं, मांस षटकोण वाला सा आएगा। उड़द को मांस कहा गया। और इसके अलावा अब देखो, उत्तर वैदिक काल में गन्ना की कृषि होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में गन्ना की कृषि होने लगी थी, तो गन्ना को इच्छू कहा जाता है। गन्ना को इच्छू कहा जाता है। तो इच्छू की खेती करना। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमको मतलब समझ में आती है। अगर गन्ने की फसल कैसी है? व्यापारिक फसल है। गन्ने की व्यापारिक फसल है, अर्थात अब ये व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे थे। ठीक है,
और इसके अलावा बृहदारण्य में, बृहदारण्य एक आरण्यक है। बताओ किसका आरण्यक है? बृहदारण्य आरण्यक किसका है? यजुर्वेद का आरण्यक है कि नहीं? बृहदारण्य यजुर्वेद का आरण्यक है। और इस आरण्यक में फसल चक्र का उल्लेख होता है। किसका? फसल चक्र का। और फसल चक्र में, फसल चक्र किसको कहते हैं? कि फसल की पूरी प्रक्रिया, फसल की पूरी प्रक्रिया। तो पहले फसल बोते हैं तो बुआई की फसल चक्र में व्यवस्था पता चलती है, बुआई, और बुआई के बाद फिर सिंचाई करते हैं, बुआई के बाद सिंचाई करते हैं, ठीक है। और सिंचाई के बाद फिर फसल को काटते हैं, पक जाती है तो फिर कटाई, और कटाई के बाद मड़ाई, मड़ाई करना फसल की, मतलब उसको दाना निकालना। तो इस तरीके से बृहदारण्य में ये फसल चक्र को, फसल चक्र की जानकारी मिलती है। बुआई, सिंचाई, और कटाई और मड़ाई, ये फसल चक्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्य में, ठीक है। तो ये फसल की बात हो गई। अब फसल के बाद हम लोग खनन की बात करेंगे। किसकी? खनन। खनन भी तो है जो है प्राथमिक क्रियाकलाप। खनन भी प्राथमिक क्रिया है। अब पूर्व वैदिक काल में अरे शांति से निकल जाओ, चिल्लाओ मत, शांति से निकल जाओ, शोर क्यों कर रहे हो? तो खनन जो है, यहाँ पर कुछ धातु के बारे में जानते थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का सिर्फ एक ही धातु का ज्ञान था, तांबे का। और यहाँ पर अभी ऋग्वैदिक समाज में भी तांबे और कांसे का उल्लेख होता है। ऋग्वैदिक समाज में तांबे और कांसे का उल्लेख होता है। तो तांबे और कांसे के लिए जो शब्द आया है अयस, क्या शब्द आया है? अयस। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द उल्लेख होता है ऋग्वैदिक समाज में। अर्थात ये लोग तांबा का उल्लेख करना मतलब उसका उत्खनन जानते थे, उसको खोद निकालना जानते थे, उसका खनन करना जानते थे। और कांसा कैसे बनता था? तांबा में टिन मिला करके, तांबा में टिन मिला करके, तो टिन का भी उत्खनन करते रहे होंगे। तो इस तरीके से 2-3 जो है अयस्क थे जो पूर्व वैदिक काल में उसका खनन ये करते थे। और खनन कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। और इसके अलावा सोने का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है, सोने का भी यहाँ पर ज्ञान मिलता है। सोने को यहाँ पर हिरण्य कहा गया है, सोने को यहाँ पर हिरण्य कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी का उल्लेख कई बार हुआ है। और सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिरण्य। क्या कहा है? हिरण्य। सिंधु नदी को हिरण्य। और हिरण्य शब्द सोने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सिंधु नदी की रेत में, सिंधु नदी की बालू में सोने के कण पाए जाते थे, सोने के कण पाए जाते थे। और उसको इकट्ठा करके सोना प्राप्त करते थे, उसको इकट्ठा करके वो सोना प्राप्त करते थे। तो इसीलिए सिंधु नदी को हिरण्य का भी जो है जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक जो याद रखना है वो मुख्य चीज़ क्या है? चांदी। चांदी के बारे में ऋग्वैदिक समाज नहीं जानता था, चांदी का ज्ञान ऋग्वैदिक समाज में नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक समाज में जो है यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हो गया था। तो लोहे के लिए इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कौन सा शब्द आया है? लोहे के लिए कहा गया है कृष्ण अयस। ब्लैक अयस जो है वो कृष्ण अयस लोहे के लिए। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। तो कृष्ण अयस जो है लोहे के लिए आया है। अयस शब्द सिर्फ जो है तांबा और कांसे के लिए, तांबा और कांसे के लिए अयस शब्द आया है, और लोहे के लिए कृष्ण अयस। अब देखो अयस्क, ये अयस शब्द से ही आज का अयस्क बना है। अयस्क, आज का जो अयस्क जिसको ओर बोलते हैं, ओर मतलब जो है कच्चा पदार्थ, कच्ची धातु को अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। तो इसीलिए कृष्ण अयस जो है लोहे को कहते थे। और लोहे का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। और अतरंजी खेड़ा के अलावा लोहा जो है अब जो है कुछ और जगहों से मिलने लगा था। अतरंजी खेड़ा से तो मिला ही, और इसके अलावा जो है लोहा मिलता है माकी से। इसके अलावा लोहा कहाँ से मिलता है? माकी से, भगवानपुरा से मिलता है। भाई बाद में अर्थव्यवस्था, इनकी व्यवस्था आगे बढ़ती गई ना, पूरब की तरफ व्यवस्था बढ़ती चली गई। तो जगह जहाँ जाते गए लोहे की खोज करते गए। मल्हार है, और भी बहुत सारे स्थान हैं, ये हमने 2-4 स्थानों के नाम लिए हैं। अतरंजी खेड़ा, माकी, भगवानपुर, मल्हार, इन सब क्षेत्रों से क्या मिलता है? लोहा मिलता है। अब यहाँ पर
सोने के साथ साथ चांदी का भी उल्लेख मिलता है। और चांदी को ये क्या कहते थे? शतमान। चांदी को ये क्या कहते थे? शतमान। चांदी को ये शतमान कहते थे। चांदी अर्थात रजत, चांदी जिसको हम रजत भी कहते हैं, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर को ये शतमान के नाम से जानते थे, शतमान कहा करते थे। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो प्रश्न बनेगा कि क्या पूर्व वैदिक समाज को, पूर्व वैदिक आर्य को चांदी का ज्ञान था? नहीं था। चांदी का ज्ञान किसको हुआ? उत्तर वैदिक समाज को। उत्तर वैदिक समाज को चांदी का ज्ञान हुआ, जिसको शतमान कहा गया, ठीक है। तो ये प्राथमिक क्रिया के बारे में पूरा हमने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग द्वितीयक क्रिया की तरफ चलेंगे। अब देखो वर्तमान स्थिति अगर देखें, देखो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो खनन बहुत सारे आयस के होते हैं। आज के समय में बहुत सारे आयस की खुदाई की जाती है, जिसमें मतलब बहुमूल्य धातुएं हैं और जो है कम बहुमूल्य धातुएं हैं। और दो प्रकार के खनिज होते हैं, लौह, मतलब एक जो है धातु खनिज और अधातु खनिज। धातु खनिज में भी जो है एक लौह धातु खनिज और अलौह धातु खनिज। इस तरीके से भूगोल में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति ये है खनन की, ठीक। और अब जो है द्वितीयक सेक्टर की हम चर्चा करेंगे। द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर में भी सेम वही जो है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। अब इसमें भी द्वितीयक सेक्टर में जो मुख्य उद्योग की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग। अब देखो यहाँ पर जो विनिर्माण होता था, उद्योग धंधे से ज़्यादातर शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, ज़्यादातर शिल्प। अब भाई मशीनें तो थी नहीं उस समय मशीनें तो थी नहीं। शिल्प ज्ञान था लोगों को शिल्प ज्ञान था। हाथ से बनाते थे तो उसको शिल्पी कहते थे। हाथ से वस्त्र बनाने वाले क्या कहलाते हैं? शिल्पी, शिल्पकार होते हैं। तो शिल्पियों में ऋग्वेद में मिलता है एक तक्षण मिलता है। कौन मिलता है? तक्षण। और तक्षण बढ़ई को कहा गया है। किसको कहा गया है? बढ़ई को तक्षण कहा गया है। तक्षण, ठीक है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए क्या शब्द आया है? तक्षण। और इसके अलावा जो है एक मिलता है आपका रथकार, रथ बनाने वाला रथकार मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा बुनकर मिलता है। बुनकर कौन होगा? बुनाई, कपड़ा बुनाई करने वाला, कपड़ा बनाने वाला, बुनकर का उल्लेख होता है। और चर्मकार का भी उल्लेख है यहाँ पर ऋग्वेद में। चर्मकार, चमड़े का सामान बनाने वाला चर्मकार। और इसके अलावा कुम्हार का भी उल्लेख है। कुम्हार का भी उल्लेख है, क्योंकि मृदभांड वगैरह भी बनते थे। हाँ, तो इस तरीके से ये शिल्पी कहाँ के थे? ऋग्वैदिक समाज के। और इसके अलावा ऋग्वेद का जो है सबसे प्रमुख जो उद्योग था, वस्त्र निर्माण का उद्योग था। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र निर्माण का उद्योग था। अब वस्त्र निर्माण में काहे का वस्त्र बनाते थे? तो ये सन का वस्त्र बनाते थे। सन जानते हो कि सनई को कहते हैं ना। एक जो है एक फसल होती है, जूट वगैरह और उस तरीके से, हाँ, ढेंचा भी यूज करते हैं क्या? उसको फिर दबा देते हैं, पानी में सड़ा देते हैं, फिर उसके रेशे निकाले जाते हैं। हाँ, तो उसके सन के भी कपड़े बनाए जाते थे। और इसके अलावा ऊन के भी कपड़े बनाए जाते थे। ऊन के कपड़े तो हम देख रहे हैं बहुत शुरुआत से हैं। सन नहीं जान पाए भाई, वो सनई जानती हो? वो जो बोरे वगैरह बनते हैं ना, जूट वाले। हाँ, तो उसी टाइप का। तो सन कब बनता था? ऊन का। और हिरन के खाल का भी जो है कपड़ा बनाते थे। हिरन के खाल का भी वस्त्र निर्माण करते थे। हिरन का खाल देखा होगा आपने, जो है ऋषि मुनि हिरन का खाल को पहने हुए हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए, देखा नहीं चित्रों में किस तरीके से हिरन का खाल पहन करके, शेर का, हिरन का, हाँ, वो शिकार करके जो है। लेकिन इस समय हिरन के खाल का प्रचलन था, ठीक है। तो हिरन के खाल का। और इसके अलावा जो है रेशम के वस्त्र बनाते थे। किस चीज़ के? रेशम, अर्थात इनको रेशम का ज्ञान था, ठीक है। तो इस तरीके से ये वस्त्र निर्माण उद्योग जो है ये था इस समय। और इस समय शिल्पियों का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आकर के अब यहाँ पर चूँकि कृषि के साथ साथ में जो है कुछ वाणिज्य व्यापार भी फैला था, तो शिल्पी भी जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर थे। अब यहाँ पर पूरा यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता किसका है? यजुर्वेद का।
वाजसनेयी संहिता में पूरा का पूरा जो है ये मिलता है कि शिल्पियों की लिस्ट मिलती है। वाजसनेयी संहिता किसकी संहिता है? यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में पूरा का पूरा शिल्पी और शिल्पकारों का कौन सा शिल्प था और उन शिल्पकार कौन थे, इनकी पूरी क्या मिलती है? लिस्ट मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, शिल्प और शिल्पकारों की लिस्ट कहाँ से प्राप्त होती है? वाजसनेयी संहिता से, यजुर्वेद से। यजुर्वेद भी आ जाएगा, वाजसनेयी संहिता ना पूछे सीधे यजुर्वेद पूछ दे। तो यजुर्वेद किसका, यजुर्वेद की संहिता क्या है? वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता से, और ये किस काल में है? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में वाजसनेयी संहिता में शिल्पकार और शिल्पी का पूरा लिस्ट मिलता है। मतलब काफ़ी जो है शिल्पी ज्ञान हो गया था यहाँ पर। अब वो लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे सबसे मुख्य जो शिल्पी था वो कुलाल था। कौन था? कुलाल। कुलाल सबसे आप गेस कर लो आज का कौन होगा कुलाल? कुलाल कुम्हार, कुंभकार। तो सबसे मुख्य शिल्पी जो था वो क्या था? कुंभकार। कुंभकार। मृदभांड, इस समय मृदभांड का प्रचलन काफ़ी हो गया था। उत्तर वैदिक काल के बहुत सारे मृदभांड मिलते हैं। ठीक है, कभी अलग से मृदभांड पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि मृदभांड की कितनी कैटेगरी थी। रंगीन और जो है रंगीन बिरंगीन और लाली धूसर तमाम प्रकार की काली मृदभांड थे। तो इस तरीके से कुलाल जो है सबसे प्रमुख शिल्पी कब का था? उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक समाज का कुलाल अर्थात कुंभकार जो है सबसे प्रमुख शिल्पी था। ठीक है, और इसके अलावा बिदलकर, एक बिदलकर मिलता है। बिदलकर जो बेंत का निर्माण करता था। बेंत का निर्माण करने वाला क्या कहलाया? बिदलकर। बेंत का निर्माण करने वाला। और एक होता था मणिकार। भाई मणिकार मणि का निर्माण करेगा, मणियों की माला वगैरह मणि का निर्माण करने वाला, मणि का व्यवसायी, व्यवसाय करने वाला मणिकार। ठीक है, और एक रज्जू, हाँ रज्जू शब्द आता है। रज्जू सर्ज, रस्सी बटने वाला, यानी रस्सी बनाने वाला। रस्सी कैसे ऐसे घुमाकर पहले बटते थे ना। एक जो है वो बनाते थे लकड़ी का जो है चरखी, हाँ लकड़ी की चरखी बना करके, और एक जो है दूसरे सिरे पे खड़े हो जाते और एक दूसरे सिरे पे फिर, हाँ तो उसको क्या कहते थे? रज्जू सर्ज। तो रज्जू सर्ज का उल्लेख मिलता है। जो रस्सी बटते थे उनको कहा गया है। और इसके अलावा कपड़ा रंगने, जैसे आज रंगसाज होते हैं ना कपड़ा रंगने वाले, तो उस समय भी रंगसाज थे, उनको रजयत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रजयत्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये और भी बहुत लिस्ट बड़ी है, लेकिन मुख्य हमने जो है शिल्पकारों के नाम बताए हैं। तो ये रजयत्री है। तो ये इसका जो है वाजसनेयी संहिता में इनका पूरा लिस्ट मिलता है। किसका? शिल्पकारों का। ठीक है, शिल्पकारों का पूरा लिस्ट मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर चूंकि अब धातुओं के बारे में जानते थे, धातु के जो है सामान बनाना जानते थे। हथियार वगैरह लोहे का कैसे बनाएंगे? गला करके, लोहे को पिघला करके। तो धातु प्रगलन का भी इनको ज्ञान हो गया था। धातुओं को गलाने का ज्ञान इनको हो गया था। अर्थात ये भी एक उद्योग था, धातु गलाने का भी उद्योग था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वाणिज्य व्यापार तृतीयक सेक्टर पे चलते हैं। ये तो द्वितीयक सेक्टर की बात हो गई। अब हम लोग तृतीयक सेक्टर की चर्चा करेंगे। तृतीयक सेक्टर हमारा वाणिज्य और व्यापार, और इसके अलावा बैंकिंग। ठीक है, तो ये हम उसमें देखेंगे पूर्व वैदिक में और उत्तर वैदिक में, दोनों में अध्ययन करेंगे, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। देखो वाणिज्य का, अब देखो इस समय का जो ऋग्वेद का समाज था वो सिर्फ पशुपालन पर निर्भर था। उसका समाज कैसा था? पशुपालक समाज था। मुख्य रूप से पशुओं को पालते थे। अब जब पशुओं को पालेंगे तो वाणिज्य व्यापार अपने आप सीमित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का लेन देन होगा पशुओं के माध्यम से। और समाज भी समतामूलक था। समाज कैसा था? समतामूलक था। ऋग्वेद का समाज समतामूलक था। तो फिर जब समतामूलक होगा समाज, तो वहाँ पर वाणिज्य व्यापार कम से कम दिखाई देगा। और मतलब व्यापार भी एक, ज़्यादातर यहाँ पर जो है समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा पता चलता है कि इनका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता था। दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध नहीं थे आर्यों के। ठीक है, तो इसलिए जो है पूर्व वैदिक समाज में वाणिज्य व्यापार का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ गायें ही जो है वस्तु विनिमय की मुख्य साधन थे, और वही जो है उसी का उल्लेख मिलता है, गायों का ही।
अब हम लोग जो है उत्तर वैदिक समाज में यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें लोग व्यापार करते थे। यहाँ पर सबसे पहली बात समुद्र का ज्ञान हो गया था, समुद्र का उल्लेख मिलता है। अब समुद्र का ज्ञान कैसे होगा, देखो भारत में ये इस तरीके से पहुँचते चले गए। अब ये इधर से धक्का मारते हुए इधर से ये पूरा यहाँ तक जो है फैल गए थे, यहाँ तक फैल गए थे, ठीक है। और यहीं पर समुद्र शुरू हो जाता है, यहाँ से आकर के समुद्र शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ आ गए यानी बंगाल वाले क्षेत्र में, और ये मिलता है कि बंगाल तक इनका विस्तार हुआ था उत्तर वैदिक आर्यों का। तो बंगाल समुद्र से लगा हुआ है, तब भी समुद्र रहा होगा और आज भी है। तो ये समुद्र यानी कि यहाँ तक इनको समुद्र का ज्ञान था, तो इसलिए आगे के संहिताओं में, आगे के वेदों में समुद्र का उल्लेख मिलता है। और जब समुद्र का ज्ञान था तो समुद्री यात्रा का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि एक जगह जो है अथर्ववेद में मिला है कि 100 पतवारों वाले नाव जो है चलते थे। 100 पतवार, पतवार क्या होते हैं, जो उसमें हाँ नाव को खेते हैं ना, नाव को खेते हैं जो एक मोटे से डंडे से लेकर के। अब ये सोच लो 100 पतवार मतलब 50 इधर बैठा होगा, 50 इधर बैठा होगा, कितनी लंबी नाव होगी। और उतनी लंबी नाव नदी में चलना तो संभव नहीं है, उतनी लंबी नाव। तो फिर हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि 100 पतवारों वाले नाव बहुत बड़ी नाव रही होगी जो कुछ समुद्र में चलता रहा होगा। तो इनका व्यापार, समुद्री व्यापार, समुद्र के मार्ग से व्यापार होता रहा है, ठीक है। और उस समय नाव काहे के बनते थे, लकड़ी के, तो लकड़ी के नाव बनते थे। तो अर्थात काष्ठ उद्योग भी था, अर्थात काष्ठ उद्योग का भी यहाँ पर जो है हम कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग लकड़ी के नाव बनाते थे, तो काष्ठ उद्योग भी चलन में था। और जब इस तरीके से व्यापार उन्नति अवस्था में था तो फिर लोग जो है दूसरे क्षेत्रों से सामान लाते ले जाते रहे होंगे, और इसीलिए इन लोगों का जो भौतिक जीवन था वो निरंतर बढ़ता गया, भौतिक जीवन। अब ये लोग भोग विलास वाले व्यक्ति हो गए। अब देखो आज हम कितने भोग विलासी हैं, बहुत ज़्यादा भोग विलासी हैं, और आलसी भी हैं, विलासी आलसी, भोग विलासी और आलसी, ठीक है। तो जो है ये भोग विलासी भी थे, तो इसलिए इनका जीवन निरंतर भोग विलासी होता चला गया। और इस समय चूँकि जो है सिक्के का प्रचलन नहीं था, बहुत ज़्यादा, बहुत कम ज्ञान मिलता है सिक्के का, इनका जानकारी कम मिलती है, तो वस्तु विनिमय का वही जो है सिस्टम था, एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु ले लो। और वस्तु विनिमय का ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था, गायें थी, गायें वस्तु विनिमय के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका, और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है एक श्रेणी शब्द आता है, यहाँ पर श्रेणी शब्द आता है, जो व्यापारियों के संगठन का जो मुखिया होता था, जो व्यापारी वर्ग होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग का जो मुखिया होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी शब्द का भी उल्लेख होता है। श्रेणी शब्द श्रेष्ठी से बना है। श्रेणी शब्द किससे बना है, श्रेष्ठी से, संस्कृत के श्रेष्ठी शब्द से बना है, तो इसका भी उल्लेख होता है। अर्थात ये लोग व्यापार करते थे, व्यापारियों को संगठन था, संगठन ऐसे नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ पर जो है किसी की देखभाल में व्यापार होता था। संगठन क्यों बनाए जाते हैं, आज जितने भी संगठन बने हैं वो कार्य पर निगरानी करने के लिए तो बनाए जाते हैं, व्यापारिक संगठन हो या शैक्षणिक संगठन हो, अर्थात व्यापारियों का हनन न होने पाए किसी भी प्रकार से, ठीक है। जैसे अभी आगरा में जो है एक पापा संगठन बनाया, व्यापारियों ने नहीं, अभिभावकों ने, पापा अभिभावकों ने जो है, कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में जो है जो प्राइवेट स्कूल वाले थे वो फीस जो है माफ़ नहीं किए, और जो पढ़ाने वाले लोग थे उनको भी पैसे नहीं देते थे, और ऑनलाइन थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, नहीं चल रहा था, लेकिन फीस पूरी ले रहे थे। तो आगरा के अभिभावक जागरूक हुए और उन्होंने एक संगठन बनाया, पापा, प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन, पापा, प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन। तो पापा संगठन का, तो संगठन किस लिए बनाए जाते हैं कि हमारा हनन न हो पाए, किसी तरीके से हमारा शोषण न हो पाए। उपभोक्ताओं का भी संगठन आज के समय में बन गया है। तो इस तरीके से श्रेणी अर्थात व्यापारियों का एक संगठन बन गया था, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, श्रेणी, अर्थात व्यापार फल फूल रहा था। और बैंकिंग की अगर बात करें तो ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में बैंकिंग का कोई उल्लेख नहीं है। और पूर्व उत्तर वैदिक काल में कुछ एक शब्द मिलता है तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में, उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता में मिलता है एक शब्द कुसीद। तैत्तिरीय, ये प्रश्न आया हुआ है पीसीएस वगैरह में, छोटी परीक्षाओं में भी आता है। कुसीद किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ऋण के लिए, ऋण। अब ऋण कौन देगा,
कोई धनी आदमी देगा, साहूकार देगा। अर्थात यहाँ पर जो है ऋण देने वाली व्यवस्था शुरू हो गई थी। और ऋण किससे संबंधित है? बैंकिंग से। ऋण किससे संबंधित है? बैंकिंग से। आज के समय में तो ये सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है, बैंक बन गए हैं और बैंक से हम ऋण लेके आते हैं। और प्राइवेट व्यक्ति भी तो बैंक देता है, जिसको साहूकार कहते हैं, ऋण देने वाले को। तो उस समय तैतरेय संहिता में कुसीद शब्द का इस्तेमाल होता है और कुसीद जो है ऋण के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। और यजुर्वेद कब का है? उत्तर वैदिक काल का। तो शतपथ ब्राह्मण में कुसीदिन, जो ऋण देने वाला व्यक्ति था उसको क्या कहा जाता था? कुसीदिन। इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अर्थात साहूकार थे, ऋण देने वाला कुसीदिन, जो साहूकार था वो उसको कुसीदिन कहा गया। तो अर्थात बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारा आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है, वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज, किताबों में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि ये प्राथमिक सेक्टर है। किताब आप पढ़ते रह जाओगे और समझ में नहीं आएगा। तो हमने किताब से सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से किया कि इनको सेक्टर्स में बांटा जाए, क्योंकि हम भूगोल भी पढ़ाते हैं तो हमें सेक्टर्स के बारे में ज्ञान है, अर्थव्यवस्था भी पढ़ाते हैं तो सेक्टर्स का ज्ञान है। तो इनको सेक्टर्स में बांट करके और सबको उस तरीके से व्यवस्थित किया गया। और यहाँ पर मेंस में जो परीक्षा जो देंगे, सिविल की प्रिपरेशन करने वाले, मेंस में यहाँ से प्रश्न आते हैं। मेंस में प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में उसको करके और कर दिया जाएगा कि जो है किस तरीके से शिल्प ज्ञान से जो है आज का वर्तमान उद्योग जो है विकसित हुआ। तो यहाँ पूरा हम वैदिक क्षेत्र से ले करके और लिखते चले जाएंगे। उसमें ये सारे जितने हमने जितने भी फैक्ट्स दिए हैं, और इस फैक्ट्स को 2-4 जगह आप अंडरलाइन करके लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर का बाप नंबर देगा। ठीक है, वो कहेगा कि इसको ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान से लेकर के आज तक का वर्तमान ज्ञान है। और ज्ञान कब डेवलप होगा? जब निरंतर आप हमसे पढ़ते रहोगे, हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे, तो इस तरीके से पूरा ज्ञान होता चला जाएगा। ठीक है, एक दिन आप 1 महीने की क्लास कर लोगे, एक दिन आपको खुद लगने लगेगा कि जो है हमको ज्ञान हो रहा है, बौद्ध बन रहे हो, महात्मा बुद्ध बन रहे हो। भाई बुद्ध जी को ज्ञान ही तो हुआ था, तपस्या कर रहे थे, तो आप तपस्या ही तो कर रहे हो पढ़ करके। ठीक है, तो जो है भाई गलत तो नहीं कर रहे हो पढ़ करके, यहाँ सही कर रहे हो ना। अब एक दिन हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे कि किसको जीवन में क्या करना है। ठीक है, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा ज्ञान आप ले लो, फिर उसके बाद आप इसका जवाब देने के लिए खुद तैयार हो जाओगे कि हमको कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर हम आए हैं तुम्हारे क्षेत्र में तो फिर जागे हुए, मतलब जो सोए हुए हैं उनको जगाना भी तो हमारा धर्म बनता है। नहीं तो फिर आप पढ़ करके शादी करके और मस्त हो जाते। बस यही जीवन था हमारा। जीवन को उससे आगे परे ले जाना है